Hello everyone, welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, महाजनपद काल हम कवर कर रहे हैं। तो अब तक हमने मगध का उदय कवर कर लिया है और उसके साथ में हमने मगध के उदय के कारणों को अच्छे से समझ लिया था। यूनानी और ईरानी आक्रमण को कवर कर लिया है और महाजनपद काल के समय जो आर्थिक चेंज आए थे, बदलाव आए थे, उन बदलावों को हमने अच्छे से कवर कर लिया था। तो आज हम कवर करेंगे महाजनपद काल के समय का समाज। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पीछे वाले वीडियोस को कवर कर ले ताकि आपका जो पूरा सीरीज़ है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आपको अच्छे से समझ आ जाए। और वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो स्टार्ट करते हैं समकालीन समाज। इस वीडियो का PDF फाइल लेने के लिए आप पिन कमेंट के अंदर जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम, वहाँ जाकर आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और PDF ले सकते हैं। PDF का पासवर्ड जो है वो मैं वीडियो में बता दूंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं समकालीन समाज। छठी सदी ईसा पूर्व तक के समाज और अर्थव्यवस्था पर गौर करते हैं तो पाते हैं कि इस समय जनजातीय जो समाज था वो पूरी तरह से विभाजित समाज में बदल गया था। देखो, छठी सदी ईसा पूर्व यानी महाजनपद काल की जब हम अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को समझते हैं तब हमें पता चलता है कि उस वक्त जनजातीय समाज जो उत्तर वैदिक काल के अंदर और ऋग वैदिक काल के अंदर जो सिस्टम था वो खत्म हो चुका है। अब वो विभाजित हो चुका है, वर्ण विभाजन हो चुका है। ठीक है, वर्ण विभाजन पहले हमने देखा था। अब वर्ण विभाजन का आधार पहले तो कर्म के आधार पर था, जो कर्म करेगा उसी का वही वर्ण बन जाएगा। ठीक है, वो उसी वर्ण का हो जाएगा। लेकिन अब कर्म की जगह पे जो वर्ण विभाजन था वो जन्म ने ले लिया था। ठीक है, अब जो जिस कुल में जन्म लेगा वो उसी से संबंधित होगा, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना करे। ठीक है, तो इस काल में जाति एवं वर्ग स्पष्ट रूप से निर्धारित होने लग गए थे। यानी अब जो जाति थी, जातियों का उद्भव हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर वर्ग स्पष्ट रूप से विभाजित होने लग गए थे। पता लगने लग गया था कौन ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या फिर शूद्र है। ठीक है, तो समाज में इन चार वर्गों में विभाजित कर दिया गया था समाज को, ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्य में और शूद्र में। ठीक है, इनमें सबसे ऊपर जो हमारा आता है वर्ग वो ब्राह्मण है, पुरोहित वर्ग जो है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में भी समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी ब्राह्मणों की स्थिति को देखिए, महाजनपद काल के अंदर ब्राह्मणों की स्थिति को क्या बताया गया, उच्च बताया गया, सबसे उच्च बताया गया है। ठीक है, तो पाली ग्रंथ के अंदर जो विभाजन किया गया उसे हम देखते हैं। बावन, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे ही विभाजित किया गया है। ठीक है, पाली ग्रंथ के अंदर इस काल का वर्ण विभाजन इतना कठोर नहीं था जितना कि परवर्ती काल में देखने को मिलता है। जैसे हमने बात पहले के कालों में हमने जो पढ़ा है, जैसे कि वर्ण विभाजन जैसा था, इतना कठोर नहीं है। अभी थोड़ी बहुत स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग हुई है जन्म के आधार पर, आगे चलकर तो ये और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रोंग हो जाएगा। उदाहरण के लिए ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों ही अपने लिए निर्धारित कर्म को अलग होकर कार्य करते दिखाए गए। यानी कि जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय है, दोनों ही, उन दोनों के लिए जो काम है वो दोनों का काम अलग अलग है उनके ये वर्ण के हिसाब से। जातक कथाओं में ब्राह्मणों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया। जातक कथाओं के अंदर ब्राह्मणों की 2 श्रेणियों का उल्लेख हमें मिलता है, तो वास्तविक ब्राह्मण और सांसारिक ब्राह्मण। तो वास्तविक ब्राह्मण तो वही होते हैं जो धर्म के अनुसार जो कर्म बताए होते हैं उनको विधानों के आधार पर करते हैं। ठीक है, जो ये विधान करते हैं, विधियां करते हैं, वो तो होते हैं वास्तविक ब्राह्मण। ठीक है, लेकिन संसारिक ब्राह्मण कौन से होते हैं, जो खुद को कृषि कर्म में लगाएं और पशुपालन से संबंधित रखें, वो होते हैं सांसारिक ब्राह्मण। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा अब तक का, जो मैंने अच्छे से समझा दिया है। समकालीन समाज कैसा था, वर्गों के अंदर विभाजित था। ठीक है, जो ग्रंथ उस समय के मिल रहे हैं हमें, वहां पर 4 वर्गों के अंदर विभाजित है। ठीक है, और हम जानते हैं कि महाजनपद काल के अंदर जैन और बौद्ध साहित्य काफी इंपॉर्टेंट है, तो बौद्ध और साहित्य में भी इन चारों को ही विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, आई होप ये पूरा समझ आ गया होगा। अब क्या हो गया था, वर्ण का विभाजन जन्म हो गया था। परंपरा के अनुसार क्षत्रिय जाति का मुख्य कार्य होता था धर्म की रक्षा करना, लेकिन यहाँ क्षत्रिय वर्ण द्वारा समाज में स्वयं को सबसे ऊंची वर्ग के रूप में प्रतिपादित करने का प्रयास दिखता है। मतलब कि क्षत्रिय
अब ये बात करने लगे थे कि हम ब्राह्मणों से ऊंचे हो गए हैं, हम ब्राह्मणों से उच्च हैं, खुद को ब्राह्मणों से ऊंचा दिखाने की कोशिश होने लग गई थी महाजनपद काल के अंदर क्षत्रियों के द्वारा, क्योंकि इस काम में राजतंत्र में राज्यों की शक्ति बढ़ रही थी। देखो कैसे, जो क्षत्रिय है, क्षत्रियों के आधार पर ही राज्यों का क्या हो रहा था, उद्भव हो रहा था। ठीक है, बिना क्षत्रियों की हेल्प से राज्यों को भी बनाए रखना बहुत मुश्किल था। तो इस काम में क्या हो रहा था, राजतंत्र में राज्यों की शक्ति बढ़ रही थी, मगध जैसे विशाल राज्यों का उदय हो रहा था। ठीक है, और शक्तियों में, राज्यों की जो शक्तियां थी उनके अंदर क्या हो रही थी, क्षत्रियों की, ठीक है, ये शक्तियां, सॉरी गलती से लिखा गया, क्षत्रियों की शक्ति और प्रभुता बढ़ने लग गई थी इससे। ठीक है, क्षत्रियों को अपने रक्त शुद्धि पर अत्यंत गर्व होने लगा था, बोल रहे थे कि हमने इतने महान काम किए हैं, हमने इतने राज्यों को जीता है। ठीक है, तो उनको अपने आप पर ऊपर क्या होने लग गया था, गर्व होने लग गया था, और वो बोले थे कि हम अपने कुल से बाहर किसी से विवाह नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कपिल वस्तु के जो शासक थे, उन्होंने अपने कुल की कन्या का विवाह कौशल के नरेश जो प्रसन्नजीत थे, यानी कि ये क्षत्रिय थे कपिल वस्तु के शासक। ठीक है, कपिल वस्तु के जो शासक थे वो क्षत्रिय वर्ग से संबंधित थे। ठीक है, तो वो चाहते थे कि वो अपने कुल की कन्या का विवाह क्षत्रिय वर्ग में ही करेंगे, किसी अन्य वर्ग में नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें क्या हो गया था, खुद पर गर्व होने लग गया था। बोल रहे थे कि हमने इतने महान काम किए, हम क्यों किसी से पीछे हैं। तो वो बोले कि नहीं, हमें विवाह करना ही नहीं है, हम अपने कुल में विवाह करेंगे। तो इस तरह से इस काल में क्षत्रिय वर्ण क्या हो गया था, शक्ति में आ गया था। ठीक है, सशक्त शक्ति में आ गया था क्षत्रिय वर्ग। क्लियर है। अभी तक तो ब्राह्मण हम समाज में देख रहे थे कि ब्राह्मणों की स्थिति काफी अच्छी थी, लेकिन अब जैसे जैसे राज्यों का उदय होने लगा तो क्षत्रियों को अपनी शक्ति से वो परिचित होने लगे, और उन्होंने सोचा कि हम क्यों पीछे रहें, हमें भी पुरोहितों से ऊपर उठना है। तो उन्होंने अपने स्थान को उच्च दिखाने के लिए प्रयास करने शुरू कर दिए थे। क्लियर है। तो अब समझते हैं, गंगा घाटी में नगरीय क्रांति के परिणाम स्वरूप और व्यापार वाणिज्य में उल्लेखनीय प्रगति की वजह से वैश्य समाज का सबसे संपन्न वर्ण बन गया था। सबसे संपन्न वर्ण बन गया था महाजनपद काल के अंदर आके वैश्य। किसकी वजह से, व्यापार और क्रांति की वजह से, नगरीय क्रांति की वजह से। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था आर्थिक अर्थव्यवस्था को, जब हमने आर्थिक व्यवस्था के बदलाव जब हमने पढ़े थे, उसके अंदर ये सिस्टम आ गया था पूरा कि कैसे वाणिज्य व्यापार को बढ़ावा उस वक्त मिल रहा था। समाज में जो शूद्रों की स्थिति थी वो दयनीय थी। अभी तक तो ब्राह्मणों की स्थिति अच्छी चल रही है, क्षत्रियों की अच्छी चल रही है। ठीक है, क्योंकि शासक बन गए और व्यापार के माध्यम से वैश्यों ने अपनी स्थिति को संपन्न बना लिया। लेकिन स्थिति किसकी दयनीय, शूद्रों की, क्योंकि इन लोगों से क्या किया जाता था, परहेज किया जाता था बात करने से भी और इनसे संपर्क बनाने में भी। ठीक है, विभिन्न प्रकार के नगरों के विकास के परिणाम स्वरूप कुछ निम्न पेशेवरों के समूह का उद्भव भी हुआ। देखो, अब नगर बन जाएंगे तो नगरों की सफाई भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो राजा है, किसी किसी राजा की तो 500 पत्नियां हैं, हो सकता है कि उनके, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा। क्लियर है। तो ये आगे चलकर हम समझेंगे जो बात मैं आपको बता रही थी। समाज में शूद्रों की स्थिति दयनीय थी, तो वो जो निम्न पेशे वर्ग के लोग आ रहे थे वो किस वजह से आ रहे थे, नगरों का विकास होगा तो कुछ ना कुछ छोटे काम भी करने पड़ेंगे किसी को। उनके पास अगर धन नहीं है तो वो क्या करेंगे, छोटे मोटे काम करने लग जाएंगे। तो इनसे क्या होगा, उनको हीन भावना से देखना शुरू हो जाएगा, बोलेंगे ये तो छोटे मोटे काम करते हैं, है ना। इनमें से अधिकांश को हीन जाति अथवा हीन व्यवसाय का माना जाता था। जैसे कि उस वक्त जो आ रहे थे काफ़ी फेमस थे, जो गैर आ रहे होते थे उनको वो समझते नहीं थे कुछ, जैसे निषाद गैर आ रहे थे। ठीक है, और चांडाल मतलब देखिए किसी व्यक्ति का किसी लेडी के साथ में कोई रिलेशन है, ठीक है, उससे जो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जो बेटी पैदा होती है उसे चंडाल बोला जाता है, क्योंकि उसका कोई पिता तो होता नहीं है। ओके, आई होप ये पूरा समझ आ गया होगा। चंडाल और निषाद जो थे वो इसी श्रेणी में आते थे। इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी, इनसे किसी भी प्रकार के संपर्क से परहेज किया जाता था, यहाँ तक कि छाया से भी उनकी छाया से भी परहेज किया जाता था, स्पर्श मात्र से भी परहेज किया जाता था। ठीक है, उदाहरण के लिए श्वेतकेतु जातक से हमें ये पता चलता है कि एक ब्राह्मण जो है वो चंडाल से डर के भाग रहा है कि इसकी परछाई भी मुझे छू ना ले, जिससे क्या हो, मेरी परछाई अशुद्ध हो जाओ, इसकी परछाई मेरी परछाई को भी ना छू ले, कहीं पे मेरी परछाई अशुद्ध हो जाए, अपवित्र हो जाए। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा उस वक्त के
सामाजिक दशा को हम कवर कर रहे हैं। बौद्ध साहित्य में अब स्त्रियों की दशा का जो चित्रण मिलता है उसे स्पष्ट होता है कि वैदिक काल की तुलना में इनकी स्थिति में अब क्या आ गई है, गिरावट आ गई है। वैदिक काल तक हमने पढ़ा था कि अब देखो इनको राजनीतिक हस्तक्षेप करने से अब मना कर दिया गया था। ऋग्वेदिक काल में हमने देख लिया था कि सभी सभा के अंदर औरतों का जो महत्व था काफी विशेष था, लेकिन वैदिक काल के अंदर आते आते क्या हो गया था, औरतों को राजनीतिक मामलों में बोलने से, हस्तक्षेप करने से क्या हो गई थी, पूरी तरीके से मनाही हो गई थी। लेकिन अब जब हम आगे चल रहे हैं, महाजनपद काल के अंदर आ रहे हैं, तब हमें पता चलता है कि इस काल के अंदर स्त्रियों की दशा और ज्यादा गिर जाती है। खासकर अब क्या होता है, उनके सामाजिक और शैक्षणिक आधारों में कटौती हो जाती है। शैक्षणिक अधिकारों में यानी कि औरतों को इतना पढ़ने लिखने का वो दिया नहीं जाता था मौका, और सामाजिक स्थिति के अंदर जैसे कि अब उनके विवाह से संबंधित सिस्टम चेंजेस हो गए थे। महात्मा बुद्ध जैसे प्रगतिशील चिंतक भी महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है उन्होंने भी महिलाओं को संघ में प्रवेश देने से सब पहले तो बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन फिर आनंद ने अनुरोध किया महात्मा बुद्ध से कि महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया जाए, तो उन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश दे दिया था महात्मा बुद्ध ने आनंद के कहने पर। ठीक है, नाम याद रखना, आनंद के कहने पर महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था। लेकिन प्रवेश देने के बाद भी उन्होंने महिलाओं की स्थिति रखी थी भिक्षुओं से नीचे। ठीक है, भिक्षुओं के अधीन रखा था स्त्रियों को, और ये तक कह दिया था, इतना कमेंट कर दिया था कि अब ये धर्म जो है, बौद्ध धर्म जो है वो स्थायी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब संघ के अंदर स्त्रियों की भूमिका होने लग गई है। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। उपरोक्त विवरण के बावजूद परवर्ती काल की तुलना में महिलाओं की स्थिति फिर भी हम बेहतर मान सकते हैं। उच्च वर्ग की महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती थी। भिक्षुओं द्वारा कई हमें कृत कविताएं लिखने के भी प्रमाण मिलते हैं कि कुछ महिलाओं ने कविताएं भी लिखी है। महिलाओं की उम्र जो होती थी, विवाह की उम्र वैदिक काल की तुलना में कम हो गई थी। पहले तो क्या था, औरतों को पढ़ाने लिखने का सिस्टम चल रहा था, उनकी जो शिक्षा से संबंधित जो सिस्टम चल रहा था वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, शिक्षा में उनको कटौती कर दी गई, अधिकारों में। तो अब क्या करेंगे, विवाह। तो विवाह कब करेंगे, कम उम्र में ही कर देंगे। अब शिक्षा करवा दे नहीं रहे हैं तो कम उम्र में विवाह कर देंगे। तो महिलाओं की विवाह की उम्र कैसी होगी, वैदिक काल की तुलना में कम हो गई। आमतौर पर जो विवाह होते थे अभिभावकों यानी माता पिता की इच्छा से होते थे, तथापि गंधर्व विवाह यानी कि लव मैरिज और स्वयंवर विवाह, ये तो आप जानते हैं स्वयंवर विवाह कौन से होते हैं, है ना, तो इन सब का प्रचलन भी था। उदाहरण के लिए महाभगत जो जातक है उसमें कहा गया है कि मगध के नरेश बिंदुसार की 500 रानियां थी। बिंदुसार की कितनी रानियां थी, 500 रानियां थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है ना, विवाह का जो प्रचलन है स्वयंवर विवाह का और गंधर्व विवाह का। इसमें स्वयंवर भी हो सकते हैं 500 रानियों का, और हो सकता है गंधर्व विवाह हो, या फिर अभिभावकों की इच्छा से कुछ विवाह करवा दिए गए हों। बौद्ध साहित्य के अनुसार सगोत्र विवाह का भी प्रचलन था। सगोत्र यानी कि सेम गोत्र वालों का विवाह प्रचलन में था। जैसे कि शाक्य अपने ही कुल की कन्या से विवाह कर लिया करते थे, अपने ही कुल अपने ही परिवार की कन्या से विवाह कर लिया करते थे। जैसे मामा की बेटी से शादी कर लें, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, महावीर की जो पुत्री है उनका विवाह महावीर की बहन के बेटे के साथ में हुआ था। ठीक है, यानी कि बुआ के बेटे से शादी हुई थी। ओके, क्लियर है। महावीर की पुत्री का विवाह महावीर की बहन के पुत्र के साथ में हो गया था। क्लियर है। तो ये अपने ही कुल से विवाह कर लिया करते थे। सगोत्र विवाह का प्रचलन था। इस काल के अंदर दहेज प्रथा शुरू हो गई थी, क्योंकि मगध के जो शासक थे बिंबिसार, ये हमने स्टार्टिंग में ही कवर कर लिया था, उन्होंने कौशल के नरेश, ठीक है, ओके, वहां की जो राजकुमारी थी कौशल देवी के साथ में जब उन्होंने विवाह किया तो उनको क्या मिला था, गिफ्ट में काशी मिला था बिंबिसार को। बिंबिसार ने जब कौशल के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए तो उनको बदले में क्या मिला था, काशी मिल गया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है, उस समय दहेज प्रथा शुरू हो गई थी। इस प्रकार देखा जा सकता है कि बुद्धकालीन समाज में एक संक्रमण प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। संक्रमण प्रक्रिया यानी कि देखो यहाँ पर अब क्षत्रियों का टकराव हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्षत्रियों का टकराव हो रहा है। आगे चलकर क्या होगा, क्षत्रियों की इमेज बढ़ने लग जाएगी। ठीक है ना, उनकी इमेज में बढ़ोतरी हो जाएगी। क्लियर है। तो ये संक्रमण है। ओके, तथा फिर इस काल में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों ने विरोधी पंथों के उद्भव का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। यानी जैसे ब्राह्मण समाज के अंदर
गतिविधियां थी या फिर जो जो सिस्टम थे वहाँ के, जो ब्राह्मण साम्राज्य के समाज के जो रूल थे, उन रूल्स को क्या करने लग गए थे लोग, उसका विरोध करने लग गए थे। ठीक है, ये विरोध अब थोड़ा कम शुरू हुआ है, क्षत्रियों ने शुरू किया है कि हमें भी इनसे आगे चलना है, आगे चलकर क्या होगा, विरोध तीव्र हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो रहा है कि यहाँ पर सामाजिक परिवर्तनों ने क्या कर दिया था, विरोधी पंथों के उद्भव का क्या कर दिया था, मार्ग प्रशस्त कर दिया था। ठीक है, अब ब्राह्मण धर्म से जो हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म बिल्कुल विपरीत है। ठीक है, तो समझ आ गया, सामाजिक परिवर्तनों की वजह से ही विपरीत पंथों के उद्भव का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ठीक है, एक दूसरे दृष्टिकोण से विरोधी पंथ के उद्भव को ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष के रूप में समझा जा सकता है। देखो, हम अब कैसे समझे कि बौद्ध धर्म का जन्म क्यों हुआ है, क्या जैन धर्म का जन्म क्यों हुआ, वो हुआ विरोध, आपस में संघर्ष होने की वजह से, क्षत्रिय और ब्राह्मण के संघर्ष होने की वजह से दोनों के बीच में क्या हो गया था, तनाव बढ़ गया, जिससे क्या हो गया, एक नए पंथ का जन्म हो गया, जिसने क्या किया, देखो ब्राह्मण पंथ को तो जो सपोर्ट कर रहे थे वो ग्रंथ तो पहले ही अवेलेबल थे, लेकिन अब जो क्षत्रिय को करेंगे, तो हमें जैसे पता ही है, जो हमारे गौतम जो है वो हमारे क्षत्रिय परिवार से ही संबंधित है ना, और हमारे जो जैन हैं वो भी, तो समझ आ रही होगी आपको, क्लियर है ना। तो वो क्या करेंगे, बढ़ावा किसको देंगे, क्षत्रिय को बढ़ावा देंगे, क्लियर है ना। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण इन दोनों के बीच में जब संघर्ष उत्पन्न हुआ तो एक विरोधी पंथ का उद्भव हो गया। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो गया, जो सबसे ऊपर के स्तर को प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष थे, यानी कि क्षत्रिय वर्ण, इसने स्वयं को क्या कर दिया, वो स्वयं खुद क्या था, वैदिक धर्म से असंतुष्ट था, क्षत्रिय वर्ग जो था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसे ब्राह्मणों से नीचे माना गया था, क्लियर है। देखो, शस्त्रों के रूप में लोहे के प्रयोग ने इसकी अपेक्षाओं को बहुत ज्यादा तीव्र कर दिया था। ऐसा क्यों हुआ कि क्षत्रियों को अब जाके होश आया कि हम भी इनसे उच्च हो सकते हैं, इसलिए होश आया क्योंकि अब लोहे का प्रचलन काफी बढ़ गया था और इनके पास क्या हो गए थे, बड़ी मात्रा के अंदर लोहे के हथियार हो गए थे, जिससे क्या ये सब जगह पर क्या कर पा रहे थे, अपनी जीत हासिल कर पा रहे थे। जैसे मगध के उदय में हमने देखा था कि लोहे का बहुत बड़ा योगदान रहा था, तो इस बात से परिचित थे क्षत्रिय। तो क्षत्रियों ने अब इस बात का फायदा उठाते हुए कि, है ना, कि अब हमारे पास में अच्छे क्या है, हथियार हैं, ठीक है, अच्छा सिस्टम है हमारे पास में, तो हम इनसे ऊपर क्यों नहीं आ सकते। तो यही बात है, शस्त्रों के रूप में लोहे के प्रयोग ने इनकी अपेक्षाएं, जो अपेक्षाएं थी उनको भी तीव्र कर दिया था। अब लोहे के हथियारों ने इनकी मांग को और ज्यादा बढ़ा दिया था। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ, क्षत्रिय वर्ण ने भी इन विरोधी पंथों को प्रोत्साहन दिया। विरोधी पंथ तो आ ही रहे थे, ठीक है, लेकिन क्षत्रिय वर्ण ने भी विरोधी पंथों को क्या कर दिया था, प्रोत्साहन दे दिया था। बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रियों की स्थिति ब्राह्मणों से उच्च दिखाया जाना क्षत्रिय वर्ण के असंतोष को प्रतिबिंबित करता है। क्लियर है ना, कि बौद्ध धर्म के अंदर जो क्षत्रियों की स्थिति है वो ब्राह्मणों से उच्च है। इससे क्या पता चलता है कि इन दोनों के बीच में टकराव था, इसीलिए ये जो बौद्ध धर्म है, ये जो बौद्ध पंथ है वो अलग हुआ, ठीक है, ब्राह्मण से। तभी तो अगर देखो, अगर ये सेम ही होते तो इनको अलग से इनको आने की जरूरत नहीं पड़ती, इनका अलग से अस्तित्व इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो आई होप ये पूरा पॉइंट समझ आया होगा। बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रियों की स्थिति क्या बताती है, ब्राह्मणों से उच्च होने की स्थिति बताती है कि क्षत्रिय वर्ग के अंदर असंतोष था। ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको इसके अंदर कोई समझ ना आया होगा। समाज कैसा था, 4 वर्गों में विभाजित था, शूद्र सबसे निम्न थे, ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद में क्या था, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति भी काफी निम्न होती जा रही थी। जो लोग थे वो अपने कुल से बाहर विवाह नहीं करना चाहते थे। विवाह काफी टाइप के चल रहे थे, जैसे कि कम उम्र में तो बाल विवाह ही होते हैं, बाल विवाह चल रहे थे, मतलब ठीक है, गंधर्व विवाह यानी लव मैरिज चल रही थी। उसके अलावा स्वयंवर चल रहा था, ठीक है। जो शाक्य थे वो अपने कुल से बाहर विवाह नहीं करते थे, ठीक है। सगोत्र विवाह भी चल रहा था, जैसे महावीर जैन की बेटी का हमने अभी देखा, ओके। उसके अलावा हमने देखा था कि जो महिलाओं की शिक्षा संबंधी जो अधिकार थे उनके अंदर कटौती कर दी गई, क्लियर है। फिर हम देख रहे हैं कि एक नए धर्म का उद्भव हो रहा है, किसको छोड़ के, ब्राह्मण धर्म को छोड़कर, है ना। इस धर्म को छोड़कर एक नए धर्म का, एक नए पंथ का उद्भव हो रहा है। वो किस वजह से हो रहा है, क्षत्रियों के असंतोष की वजह से, क्लियर है।
क्षत्रियों का असंतोष एक कारण नहीं था, और भी सामाजिक परिवर्तन भी इसके कारण थे, जो हमने अभी पढ़ लिया है। इस वीडियो का PDF फाइल आप ले सकते हैं, आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। वीडियो का पासवर्ड है 111। आप PDF ले सकते हैं और अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।